हेलो फ्रेंड, आज हम एम पी जी के की यूनिट 3। कौन सी यूनिट? यूनिट 3, यूनिट 3 अपन पढ़ेंगे। और ये जो है प्रीलिम्स के हिसाब से भी और आपके प्लस मेंस के हिसाब से भी काम करेगी। अपन पहले क्या करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम क्या है आपका? पशुपालन। मध्य प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन चैप्टर का नाम है। तो ये एमपीपीएससी प्री के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हम कंटिन्यू इसको करेंगे और इसको हम अपन पढ़ते चलेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि एमपी में कृषि एवं पशुपालन। अब कृषि एवं पशुपालन में मध्य प्रदेश में मुख्य फसलों की बात करूं तो मध्य प्रदेश की मुख्य फसलें लगभग 4 प्रकार की होती हैं। अनाज हो गया, दलहन हो गया, तिलहन हो गया, वाणिज्यिक फसल हो गया। तो हमको जानना चाहिए कि अनाज में क्या क्या आते हैं, दलहन में क्या क्या आते हैं, तिलहन में क्या क्या आते हैं और वाणिज्यिक में क्या क्या आते हैं। तो हम इसको सबको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी अपन इतना ध्यान में रखते हैं कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कौन कौन से 4 प्रमुख फसलें हैं, इनको कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो इनको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहली क्या है? अनाज है, जिसमें ये आपका गेहूँ आ गया, चावल आ गया। फिर दलहन हो गया, दलहन में जैसे आपकी तुअर हो गई, मसूर हो गई। तिलहन में आपका क्या हो गया? सरसों हो गया, तिल हो गया। और वाणिज्यिक फसलें वो फसलें होती हैं जिनको डायरेक्ट खेत से काटने के बाद बेचा जाता है, जैसे वो गन्ना हो गया और आपका कपास हो गया। ठीक है, तो इसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब आगे अपन पढ़ते हैं फसल मौसम के आधार पर। अभी हमने टोटल फसलें पढ़ी कौन कौन सी होती हैं जो मध्य प्रदेश में होती है। अब अपन क्या पढ़ेंगे? मौसम के आधार पर फसलों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो मौसम के आधार पर फसलों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली क्या है आपकी? रबी की फसल। पहली क्या है आपकी? रबी की फसल। तो इसको अक्टूबर टू नवंबर में इसकी बुवाई होती है। ठीक है ना। रबी को आपको ये समझना है कि इस टाइम में फसलों को ज़रूरत किस चीज़ की होती है। सोचिए, रबी मतलब ये मतलब हल्का उस समय पर क्या होता है, पानी नहीं गिरता है ना। तो उसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। रबी की फसल में अपने किसकी ज़रूरत पड़ती है? पानी की फसल। अब रबी की फसलों में कौन कौन सी फसल होती है, तो आप थोड़ा यदि गांव के परिवेश से हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सी फसलों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे आपका गेहूँ हो गया, गेहूँ के साथ साथ जो है तो जौ हो गया। ये सब क्या है? आपकी रबी की फसलें हैं। और ये जनरली कब बोई जाती हैं? ठंडी के महीने में, वही अक्टूबर से शुरू होती हैं और अक्टूबर में बोई जाती हैं और नवंबर में इसको अक्टूबर टू नवंबर में बोई जाती हैं और लगभग वही फरवरी मार्च में इसकी कटाई की जाती है। ठीक है। खरीफ की फसल से आपको याद रखना है, खरीफ से खराब याद रखना है। क्या रखना है? खरीफ से खराब याद रखना है। और कब चीज़ें खराब होती हैं ज़्यादा? बरसात में खराब हो जाती हैं, है ना। तो ऐसी फसलें जो आपकी कब की बात हो रही है? बरसात के मौसम में बोई जाती हैं। ये जनरली जो है तो आपके जुलाई अगस्त में बोई जाती हैं और वही अक्टूबर तक में काट ली जाती हैं, है ना। और होती है, एक थर्ड होती है जायद की फसल। ये मार्च टू जून के बीच में होती है। जब अपने खेत में कुछ नहीं होता है तो ये लोग क्या करते हैं, तरबूज वगैरह हो गया, खरबूज हो गया, सब्जियां, ककड़ी इत्यादि लगा लेते हैं। ओके। अब आपको तो पता है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है, मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर है? मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आपकी कृषि पर आधारित है। ठीक है। मध्य प्रदेश की लगभग 72% जनसंख्या, मध्य प्रदेश की लगभग 72% जनसंख्या जो है आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिसका आजीविका का साधन क्या है? सिर्फ और सिर्फ कृषि है।
अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी तक हम लोग पढ़ा करते थे कि मध्य प्रदेश को बहुत सारे नाम से और जाना जाता है, जिसमें एक नाम आता है सोयाबीन स्टेट। सोयाबीन स्टेट, ठीक है, सोयाबीन स्टेट। लेकिन मेरे मित्रों में बताना चाहता हूँ कि अभी जो ये आपकी क्या यह आर्थिक रिपोर्ट आई है, आर्थिक रिपोर्ट कौन सी? ये सर्वेक्षण की, अनाज उत्पादन के सर्वेक्षण की आर्थिक जो रिपोर्ट आई है, उसमें हमारा सोयाबीन स्टेट का दर्जा छिन गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी सोयाबीन ज़्यादा हुआ था, इस कारण अब हम दूसरे नंबर में आ गए हैं। इसलिए अब यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि सोयाबीन स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को नहीं जाना जाता है। ये करंट है, 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए, मैं बात करता हूँ, चना हो गया, अलसी हो गया, दलहन हो गया, अफीम में हो गया, ये हम लोग इसमें किस में है? फर्स्ट रैंक में। तो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्या है? चना हो गया, अलसी हो गया, अफीम में हम लोग क्या हैं? फर्स्ट रैंक में है। लेकिन सोयाबीन में हम लोग क्या हो गए हैं? सेकंड रैंक में आ गए हैं। आपको ये क्लियर रखना है। अब आगे बात करते हैं कृषि विभाग। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि किस विभाग को चेंज करके किसान कल्याण तथा कृषि विभाग कर दिया गया है, तो ये आपका कृषि विभाग को, किसको बच्चों? ये कृषि विभाग का नाम क्या कर दिया गया है? आपका किसान कल्याण तथा कृषि विभाग कर दिया गया है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि प्रत्येक जिलों में किसानों के हित के संरक्षण हेतु तो प्रत्येक जिले में एक किसान परिषद का गठन किया गया है। किसका गठन किया गया है? किसान परिषद का, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। जिसका अध्यक्ष कौन होता है? जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आई होगी, आई होप। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सिंपल सा है, सबसे इम्पोर्टेंट 4 प्रकार की मुख्य फसलें होती हैं: अनाज, दलहन, तिलहन और वाणिज्यिक। अब इसमें क्या है? आपका फसल के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है: रबी, खरीफ एवं जायद, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जनरली लोग याद नहीं रख पाते हैं कि अफीम और गांजा जो है किस मौसम के हैं। तो आपको याद रखना है कि अफीम और गांजा रबी की फसल के हैं, है ना। अफीम और गांजा किस मौसम के हैं? रबी की फसल हैं ये, है ना। और मूंगफली और कपास किसकी हैं? मूंगफली और कपास खरीफ की फसलें हैं, है ना। मध्य प्रदेश की आर्थिक जो है, मध्य प्रदेश का अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर आधारित है ना। मध्य प्रदेश की 72% जनसंख्या क्या है? ग्रामीण है, और जो सिर्फ और सिर्फ कृषि पर आजीविका चलाती है। सोयाबीन स्टेट छिन गया है आपका। अब कौन बन गया? महाराष्ट्र बन गया है। हमारा मध्य प्रदेश किस किस फसल में नंबर 1 पर है? तो वह है चना हो गया, अलसी हो गया, दलहन हो गया, अफीम हो गया। कृषि विभाग का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? किसान कल्याण तथा कृषि विभाग नाम हो गया है। ओके। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका जिसका मतलब जो एक किसान परिषद होती है प्रत्येक जिले में, उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरे पेज पे। तो मित्रों, दूसरे पेज में आते हैं तो अपन देखते हैं, अरे क्या हो गया। तो दूसरे पेज में आते हैं तो हम इसमें ऐसी चीज़ें देखते हैं, जैसे जो एमपी को 11 जलवायु प्रदेश में बांटा गया। ये एमपीपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन कि एमपी को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में डिवाइड किया गया है? तो 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। इसके डिटेल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और क्वेश्चन में दिया जाए कृषि प्रदेशों में, कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो हम क्या कहेंगे? 5 कृषि प्रदेशों में। कितने कृषि प्रदेशों में? 5 कृषि प्रदेशों में हम डिवाइड किए हैं। ओके। अब आगे हम बात करते हैं राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? कितने प्रतिशत का भाग पर खेती की जाती है? तो अपने को याद रखना है 49%, 49% पर जो है तो कृषि की जाती है। बच्चों देखना, ये मेरी नोट्स हैं, इनको मैं हैंड रिटन लिख के आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तो आप लोग इसको यदि अपने घर में यदि आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। और ये मेंस के हिसाब से है और प्रीलिम्स के हिसाब से भी है। और ये आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर अभी करंट की है, इसमें करंट की न्यूज भी हैं जो आपके काम आएंगी, ठीक है। हम आगे बात करते हैं मित्रों
तो एमपी में कृषि जोत का औसत आकार क्या है? 1.78 हेक्टेयर है। और कृषि जोत का तात्पर्य क्या होता है आपका? तो इसका तात्पर्य है कि वह कृषि जमीन जो कि किसानों द्वारा खेती के लिए प्रयोग की जाती है। क्या होता है कृषि जोन का मतलब? कृषि जोन का मतलब होता है वह जमीन जो कि किसानों द्वारा खेती के लिए प्रयोग की जाती है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कभी कभी, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा औसत आकार किसका है? तो किसका है बच्चों? किसका है सबसे ज़्यादा औसत आकार? आपका हरदा का है। न्यूनतम किसका है? तो न्यूनतम किसका है? कटनी और नीमच का है। देखो अब आगे बात करते हैं कृषि कर्मठ अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट है बच्चों? देखो लगातार सातवें साल आपका मतलब फर्स्ट बार कब मिला था? 2011-12 में मिला था। और कंटिन्यू 7 साल से मध्य प्रदेश को कृषि कर्मठ अवार्ड मिल रहा है। किसके नेतृत्व में मिल रहा है? माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मिल रहा है ना। तो देखिए पहला जो अभी तक जितने भी कृषि कर्मठ अवार्ड हैं वो किस किस क्षेत्र में मिले हैं, इसमें अपन देखते हैं कृषि के किस किस क्षेत्र में मिले हैं। तो जो 2011-12, 12-13 और 14-15 का था तो वो कुल खाद्यान्न की श्रेणी में मिला है, ठीक है। और याद रखना है 2013, 14, 15, 16 और 16-17 में गेहूं उत्पादन के लिए। और इम्पॉर्टेंट तो ये है 2017-18 में किसके लिए मिला है बच्चों? दलहन उत्पादन के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? दलहन उत्पादन के लिए मिला है। ओके अब आगे बात करते हैं बच्चों। देखिए मैं आपके लिए ये मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को आप जितने बार पढ़ेंगे उतनी बार क्या है आपका रिवीजन होगा और वो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा कंठस्थ होंगी। और यदि आप रिटन के रूप में लिख सकते हैं तो उससे आपको और ज़्यादा क्या होगा कि अच्छे से रिवीजन होगा और याद होगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की खाद्यान्न फसलें। जैसा कि हमने बताया था कि पिछली वाली स्लाइड में आपने देखा था, क्या देखा था कि मध्य प्रदेश की फसलों में प्रमुख 4 फसलें हैं: अनाज, दलहन, तिलहन, वाणिज्यिक। तो अब हम इसमें जो है इनको भी डिवाइड किए हैं। तो इन डिवाइड में पहला आपका क्या है? मध्य प्रदेश की खाद्यान्न फसलें। तो मध्य प्रदेश की खाद्यान्न फसलों में हमारी जो रैंक है वो हमारी रैंक कितनी है मित्रों? हमारी रैंक सेकंड है। कितनी है? सेकंड है। और फर्स्ट में कौन है? तो यूपी में है। अब आप लोग जानते हैं हालांकि नदियों का मायका तो एमपी को कहा जाता है, लेकिन यूपी में क्या है? यूपी में भी यूपी का क्षेत्र जो है तो बहुत उपजाऊ है और वहाँ की इस समय प्रेजेंट में जो है तो खाद्यान्न फसलों में फर्स्ट रैंक किसकी है? यूपी की है। और सेकंड रैंक किसकी है? एमपी की है। और वैसे देखा जाए तो यूपी में जनसंख्या भी ज़्यादा है तो वहाँ खाद्यान्न फसलें होनी भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन क्षेत्र जो है तो एमपी का ज़्यादा है। तो देखिए प्रमुख खाद्यान्न फसलों में क्या क्या हैं आपकी? एक तो गेहूं हो गई, दूसरी क्या हो गई? चावल हो गई, तीसरी क्या हो गई? मक्का हो गई। तो आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर हम देखें 2021-22 का जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था मध्य प्रदेश का, इसमें 2019-20 में कुल खाद्यान्न फसलें कितनी हुई थी? 58,602 हुई थी। कितनी हुई थी? 58,602। 2020-21 में जो इसका वो था वो कितना था? 60,055 HMT का मित्रों फुल फॉर्म क्या होता है? H मतलब 1000, M मतलब मीट्रिक और T मतलब टन। तो यदि हम दोनों का डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस का जो परसेंटेज है वो लगभग कितना आता है? 2.48। कितना आता है? 2.48। देखिए हमारा मध्य प्रदेश बढ़ तो रहा है और अच्छी खेती भी हो रही है। ओके अब आते हैं हम सबसे पहले गेहूं में आते हैं। किस में आते हैं अपन? सबसे पहले गेहूं में आते हैं। तो गेहूं मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। बट उत्पादन में
उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है मित्रों? तो ये होता है यूपी में। कहाँ होता है? यूपी में। फिर कहाँ होता है? एमपी में। और लास्ट में होता है, थर्ड रैंक किसकी है? पंजाब की है। तो आपको पता है योगी जी यूपी में बैठते हैं, एमपी में कौन बैठता है आपके शिवराज जी बैठते हैं। और पंजाब में कौन बैठता है? तो इसमें पंजाब में कौन है मुख्यमंत्री? आप पार्टी की मान सिंह है, मान सिंह सीएम साहब हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एमपी में गेहूं का उत्पादन सभी जगह होता है, लगभग सर्वाधिक। ये जो मालवा की बात करें, मालवा का पठार, ये कई पठार होते हैं जिनको अपन बाद में जब एमपी की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो अपन उसको पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो मालवा का पठार, मालवा के पठार में ये ज़िले आते हैं आपके, इंदौर हो गया आपका, और ये इंदौर, और यहीं पे विदिशा, भोपाल, ये सब मालवा के भाग हैं। तो मालवा के भाग में जो है तो मालवा का पठार में बहुत गेहूं होता है। नर्मदा सोन घाटी प्रदेश में भी बहुत गेहूं होता है। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है मित्रों कि गेहूं की डलिया किसे कहा जाता है? गेहूं की डलिया किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि मालवा का जो पठार है उसे गेहूं की डलिया कहा जाता है। अब गेहूं एमपी में उत्पादन एवं बोए गए क्षेत्र में की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है ना, जो आपका एमपी है, एमपी जो है उत्पादन में एवं बोए गए क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। अब गेहूं जो है कभी कभी क्वेश्चन में यदि ये पूछ लिया आपके कि मध्य प्रदेश की सबसे सिंचित फसल कौन सी है, सबसे सिंचित, सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है बच्चों? तो आपको याद रखना है गेहूं। क्वेश्चन में दिया है कि मध्य प्रदेश की सबसे सिंचित फसल कौन सी है, सबसे सिंचित फसल कौन सी है? गेहूं है। ठीक है, और आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछते कि गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? होशंगाबाद में। क्यों? क्योंकि होशंगाबाद में नर्मदा माई हैं, और नर्मदा माई के कारण जो है तो अच्छे खासा पानी मिल जाता है, और वहाँ क्या होता है, उसकी खेती होती है। अब आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो पावरखेड़ा में है। कहाँ है? पावरखेड़ा में है। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देखिए, यदि मैं कहूँगा एमपी में गेहूं अनुसंधान केंद्र, और यदि कहूँ अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र, तो दोनों अलग अलग जगह हैं। तो कहाँ? ये खमरिया जबलपुर में है, और वो कहाँ है? पावरखेड़ा में है। अब देखिए गेहूं में क्या क्या डिफरेंस आया है, गेहूं में क्या डिफरेंस आया है अपन देखते हैं। तो गेहूं में क्या डिफरेंस आया है? 2019-20 में गेहूं कितना हुआ? 37,198 HMT हुआ, HMT हुआ। H मतलब हजार, M मतलब मीट्रिक, और T मतलब टन। और अभी क्या हुआ 2020-21 में? 35,669 हुआ। दुखद घटना, बोया भी सबसे ज़्यादा जाता है, और क्या कहते हैं, क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा लेता है। लेकिन क्या हुआ है इस बार? 4% की कमी आई है। ये तो हमारे लिए खतरे की घंटी है, लेकिन हो सकता है इस बार नहीं हुआ हो, लेकिन अगली बार संभावना है कि हो जाएगा। ओके, अपन आगे आते हैं तो धान एवं चावल की खेती में आते हैं। तो धान और चावल की खेती में जब आते हैं तो सबसे पहला क्या है, जैसे अपन मध्य प्रदेश के लोग हैं, तो मध्य प्रदेश में आप लोग ये भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अपन रोटी खाते हैं, रोटी वाले आदमी हैं, और रोटी के बाद चावल भी साथ में खाते हैं। तो हम चावल की बात करते हैं। तो चावल तो आप लोग जानते हैं, इतना तो जानते होंगे कि चावल किससे बनता है। तो चावल किससे बनता है? धान से। चावल की खेती जो है धान के रूप में होती है। पहले अपन क्या करते हैं? धान की खेती करते हैं, और फिर उसके बाद अपन उससे क्या निकालते हैं? चावल निकालते हैं। तो ये अपन बात कर रहे थे कि जो चावल है, चावल गेहूं के बाद दूसरी खाद्यान्न फसल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की पहली खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो बेटा पहली कौन सी है? पहली कौन सी है? गेहूं। पहली कौन सी है? गेहूं। ठीक है, पहली कौन सी है? गेहूं। और दूसरी कौन सी है?
चावल, ठीक है ना। और चावल के लिए पानी की आवश्यकता कितनी होती है? 100 से 125 सेंटीमीटर। और मध्य प्रदेश में पूर्वी पूर्वी मतलब रीवा साइड वाला भाग, और दक्षिणी दक्षिणी मतलब बैतूल, बालाघाट, ये वाले पार्ट, यहाँ चावल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखिए, एमपी में सर्वाधिक चावल कहाँ होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। सर्वाधिक चावल कहाँ होता है? तो बालाघाट में होता है, ठीक है ना। इसके अलावा रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, सिवनी, छिंदवाड़ा। और ये किस मिट्टी में होता है? तो किस मिट्टी में होता है बच्चों? लाल पीली मिट्टी में होता है। अब आगे क्वेश्चन यदि पूछ लिया आपसे कि एमपी में धान अनुसंधान सेंटर कहाँ है, तो कहाँ है बच्चे? बड़वानी में है। और राष्ट्रीय धान अनुसंधान सेंटर कहाँ है? तो वो कटक में है। और अंतर्राष्ट्रीय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो फिलीपींस, मनाली में है। कहाँ है? मनाली नहीं बेटा, मनीला, ठीक है ना, वो गड़बड़ी है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट चावल है, चावल की प्रजाति है जिसका नाम है काली मूछ चावल। क्या नाम है? काली मूछ चावल। ये कहाँ पाया जाता है? ये सिवनी और बालाघाट जिले में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिवनी। चिन्नौर चावल, जिसे क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। चिन्नौर चावल क्या है बेटा? बालाघाट में पाया जाता है और इसे जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये कितने वर्षों के लिए मिलता है बेटा? 10 वर्षों के लिए मिलता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मिल जो चावल की है वो कहाँ है बेटा? इंदौर में है। कहाँ है? इंदौर में है। चावल के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य हैं उसमें पहला क्या है अपना? पश्चिम बंगाल, ममता दीदी वाला, यूपी योगी जी वाला, और पंजाब मान सिंह वाला, ठीक है ना। बट देखो, मध्य प्रदेश में धान का उत्पादन जो है तो बढ़ा ही है। पहले कितना था? 11,044 HMT, और अब कितना हो गया है? 12,502 HMT। और बेटा ये इसमें जो वृद्धि हुई है इसमें कितनी हुई है? 13.20% की वृद्धि हुई है। इसी के साथ आज का MPG के हम कल अब आगे का पढ़ाएंगे। और मैं ये डेली एक क्लास अभी क्रमशः MPGK की रहेगी। MPGK के बाद जो है तो मैं दूसरा सब्जेक्ट चालू करूँगा, और इसके साथ ही अपन तैयारी करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे। आप लोगों के साथ मैं भी बहुत सारी मेहनत करूँगा, और आप लोगों को पढ़ना है, और मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।